हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया सेकंड क्लास में एटम के, जो कि इसकी लास्ट क्लास होने वाली है। अराउंड 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो सर ने क्लास में करवाया था। स्टार्ट करेंगे अपने पहले सवाल से। क्या है भाई? इफ़ बोर एटॉमिक मॉडल को हम अज्यूम करें कि फोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो लग रही है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के पावर के 4 के। मतलब ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। नॉर्मली फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, बट यहाँ पर बोल दिया कि आर के पावर 4 में है। तो एनर्जी कैसे प्रोपोर्शनल होगी एन की? तो जब ये केस था तो एनर्जी मेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी एन स्क्वायर के। सही है कि नहीं? -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर ही लिखते थे ना। हाँ, लेकिन जब फोर्स को ऐसे कंडीशन में कर दिया तो वो सही नहीं होगा। तो क्या करेंगे भाई? तो हम एक काम करेंगे, हमको क्या पता है कौन सी फोर्स लगती है? सेंट्रीपिटल वाली। तो हम लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाई आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का पावर 4। हाँ, यही तो लिखते हैं। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ वी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के पावर के 3 के। ठीक है। और अब मैं अगर वी के पावर को इस साइड लेके जाऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के पावर, इस साइड लेके जाऊँगा तो क्या होगा? ये पावर नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली, अगर मान लो मैं एग्जैक्टली इसको इस साइड लाता हूँ तो क्या होगा? ऐसे समझिए आप कि मैं सीधा सीधा आर को इस साइड लेके जा रहा हूँ, वी को इस साइड लेके आ रहा हूँ। तो आर का क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वी के स्क्वायर के। और अब आर की पावर को प्रोपोर्शनल के इस साइड लेके जाते हैं तो उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब 1/3। तो ये 1/3 में यहाँ पे ला दिया। ठीक है। तो आर प्रोपोर्शनल होगा वी के इनवर्सली। अब एंगुलर मोमेंटम तो वही रहेगा, क्यों? फोर्स कैसी भी हो, अगर इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में घूमना है तो इसका एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब ये एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में होता क्या है? ये होता है एम वी आर, या एम आर वी भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ से यन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी इंटू आर के। ठीक है। ठीक है। अब क्या मैं आर प्रोपोर्शनल जैसे है वी के मैं यहाँ पर लिख दूँ? लिख दो। कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्स में। तो v मल्टीप्लाई बाई 1/v 2/3 है। अब यहाँ पर v का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और इस v को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, -2/3। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 - 2 डिवाइडेड बाई 3। तो v का पावर 1/3 मेरा किसके प्रोपोर्शनल आ गया? n के डायरेक्टली। अब अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जैसे इस पावर को उस साइड लेके आया था तो उल्टा हो गया था 1/, में अब इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा n का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। सिंपल है। मुझे एक बात बताओ, जो एनर्जी वगैरह लिखते थे हम उसमें काइनेटिक एनर्जी का मॉड और टोटल एनर्जी का मॉड तो बराबर ही होता था। और काइनेटिक एनर्जी तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से नहीं मतलब स्टार्टिंग के 11 से, एम स्क्वायर होती है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसके ऐसे प्रोपोर्शनल है, टोटल भी ऐसे ही होगी। तो मैं लिख सकता हूँ एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर। और वी किसके प्रोपोर्शनल है? एन के पावर के 3 के। तो ये हो जाएगा एन का पावर 6। मतलब हमारा कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा? ये वाला आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है भाई? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम दिया है हमको ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। देखो, जब भी ग्राउंड स्टेट की बात आ जाए तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन का फॉर्मूला होता है n इंटू n -1/2। जब ग्राउंड स्टेट हो तभी ऐसा होगा, इस बात का ध्यान रखना। नीट केमिस्ट्री में भी ऐसे सवाल आए हैं, फिजिक्स में तो आए ही होंगे। अब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 5 है। तो 5 -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? एक जाएगा तो 5 चौके 20/2, मतलब 2 में काटेंगे तो 10 आ जाएगा। आगे चलेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर स्पीड एंड टेंजेंशियल स्पीड। एंगुलर स्पीड मतलब w, टेंजेंशियल मतलब v, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे प्रोपोर्शनल होगा? कैसे प्रोपोर्शनल होगा बताओ? अच्छा एक बात बताओ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन क्यूब के, हम निकाल चुके हैं एक क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन में? प्रीवियस लेक्चर के। और v जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली होता है? v इज इक्वल टू 2.2
इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड डिवाइडेड बाई एन होता है। हाँ, यही होता है। तो मैं कह सकता हूँ v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के। तो अगर मैं यहाँ पर v का मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर मुझे n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि भाई v तो ऐसे ही प्रोपोर्शनल है। तो ये हो जाएगा n का पावर 4। तो 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 4 वाला आंसर मेरा सही हो जाएगा। अब जिसको यही नहीं याद है कि ये इसके ऐसे प्रोपोर्शनल है, वो प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम r कैसे डिपेंड करेगा? L इज इक्वल टू एम वी आर होता है। तो आप ये मार्क कर देंगे तो आप सबसे बड़े डैश हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि क्योंकि L इज इक्वल टू एम वी आर डायरेक्ट नहीं होगा, इसलिए कि मुझे बताना है कैसे डिपेंड करता है। मास तो कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी तो किसी ना किसी तरह से रेडियस पर डिपेंड कर रहा होगा। अब वेलोसिटी कैसे डिपेंड करेगा रेडियस पे, देख लेते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। हाँ, आर ओमेगा तो होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा, अरे नहीं, इसमें तो मेरा एन के टर्म्स में आएगा ना, मुझे आर के टर्म्स में चाहिए। तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर वो बराबर होती है कांस्टेंट के, मान लो नीचे आर के स्क्वायर के। अरे भाई, फोर्स और कुछ नहीं है। अब इस आर से इस आर को कैंसिल करेंगे तो वी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो क्या मैं कह सकता हूँ वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट के अंदर आर के? हाँ, तो मैं वी की जगह पर इसको पुट कर दूंगा। पुट कर दो वी की जगह पर इनवर्सली रूट आर को, और ऊपर एक आर ऑलरेडी है, तो इस रूट आर से आर को कैंसिल करेंगे तो ऊपर रूट आर बचेगा। तो एल मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट आर के। ध्यान रखना ये बात, इनवर्सली नहीं डायरेक्टली। अब और एक बात कि v मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट आर के। ये बात आप याद रख सकते हैं, क्योंकि बार बार ये चीज़ निकालने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 तक, मतलब n फाइनल मेरा, ये n फाइनल है, ये n इनिशियल है। देन एमिटेड लाइन इन स्पेक्ट्रम विल बी, तो एमिटेड लाइन किस स्पेक्ट्रम में जाएगा? तो n फाइनली जब 2 पे आता है तो कौन सी सीरीज होती है? बाल्मर। और बाल्मर सीरीज के लिए, बाल्मर जैसे ये मेरा n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये 1 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है। तो अगर 3 का ट्रांजिशन फॉल होता है 2 पर, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। और अगर 4 वाला इस पे फॉल होता है तो इसको हम बोलते हैं सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। अब यही तो हो रहा है, n इज इक्वल टू 4 वाला फॉल कर रहा है n इज इक्वल टू 2 पर, तो ये बाल्मर सीरीज पर होगा, मतलब पास्चन नहीं होगा, पास्चन नहीं होगा, लाइमन नहीं होगा। वैसे भी आपका एक ही ऑप्शन में आ जाता, बट ये सेकंड लाइन ही है, ये जानना जरूरी था। अब टोटल एनर्जी हाइड्रोजन एटम की nth ऑर्बिट में इतनी है, ठीक है। देन एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इन सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। अच्छा, एक बात बताओ, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होती है। अब ये हीलियम की बात किया, हीलियम के लिए जेड कितना होगा? 2 हो जाएगा, और नंबर ऑफ ऑर्बिट को हम एन ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 4/n का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या बोला कि इसका जो एनर्जी है पहले वाला, वो मेरा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है। हाँ, तो क्या मैं एक काम करूँ, इस पूरे एनर्जी को इसने क्या बोला? ई एन बोला है। अब मुझे बताना है कि एनर्जी nth ऑर्बिट में हीलियम वाले के कितनी होगी। तो कितनी होगी बताओ? जब हाइड्रोजन था तो यहाँ पर 1 रहा होगा, और यहाँ पर भी 1 रहा होगा, लेकिन जब हीलियम का केस आ रहा है तो कौन से ऑर्बिट में बोला है? nth ऑर्बिट में। तो वही nth ऑर्बिट है जो पहले था, तो ये वाली वैल्यू तो सेम रही, बदली कौन सी वैल्यू? जेड वाली वैल्यू, ये 4 टाइम्स बढ़ गई। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, और सेकंड केस में जेड की वैल्यू बढ़ रही है तो ई की वैल्यू बढ़ेगी। कितने से बढ़ी है? 2 के स्क्वायर से, तो 4 टाइम्स बढ़ी है, तो ये डायरेक्टली 4 टाइम्स ऑफ ई एन हो जाएगी। मतलब फर्स्ट वाला ये गलत होगा, क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के स्क्वायर के। नीचे वाला डिनोमिनेटर हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए दोनों के लिए सेम है, लेकिन जेड तो दोनों के लिए सेम नहीं होता। आगे चलेंगे। इन विच द फॉलोइंग सिस्टम रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मिनिमम ऑर्बिट किसके केस में होगा? तो रेडियस कैसे प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड होता है। अब ये डबली आयनाइज लिथियम है, ये सिंगली आयनाइज हीलियम है, मतलब सब में n की वैल्यू जो है वो 1 ही होगी।
वैसे भी क्वेश्चन में दे दिया। तो जिसकी जेड सबसे ज़्यादा उसका रेडियस सबसे कम, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। तो लिथियम सबसे बड़ा है, तो डबली आयनाइज लिथियम का रेडियस सबसे कम होगा। आगे चलेंगे। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम टेक प्लेस कर रहा है एन ऑर्बिट से n1 तक, फिर n से n2 तक। मतलब मान लो ये कुछ n है, ये n1 है, ये n2 है, एक बार इसमें आ रहा है, एक बार इसमें आ रहा है। तो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। इनिशियल स्टेज का 8 टाइम्स हो गया। टाइम पीरियड n के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन में दिया है कि T1 बाई T2 का जो रेशियो है वो मेरा 1:8 है। अरे भाई इनिशियल स्टेज का 8 टाइम्स होने का तो क्या मतलब है, यही मतलब है ना। और 8 टाइम्स होगा कब, जब यहाँ पर मेरा रेशियो 1:3 का पावर क्यूब आएगा। मतलब मतलब ये कि सेकंड ऑर्बिट से ऐसा हो रहा होगा। n1 और n2 का जो रेशियो है, ये n1 टू n2 का रेशियो 1:2 रहा होगा, तभी ऐसा होगा। तो मैं फाइनल रेशियो ऑफ n1 टू n2 कैसे लिखूंगा। अरे भाई ये 1:2 रहा होगा, तभी तो इसका पावर करने पे 8 टाइम्स हुआ होगा, मतलब 1:2 मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब कौन सा वाला, ये। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अज्यूमिंग बोर मॉडल ऑफ लिथियम प्लस प्लस फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। मतलब हमको इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है अज्यूम बोर मॉडल ऑफ एटम लिथियम का है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बतानी है ग्राउंड स्टेट से। मतलब ये ग्राउंड स्टेट मतलब n=1, फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब n=2। अब मुझे इसकी एनर्जी बतानी है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, एनर्जी = 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई n फाइनल माइनस n इनिशियल। अब यहाँ पर बस सारी चीज़ें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जेड की वैल्यू 3 है, लिथियम है, 3 तरीक का 9 हो गया। फाइनली हम n=2 पर जा रहे हैं, इनिशियली ग्राउंड स्टेट है। तो एक सेकंड, हाँ, तो इसमें से इसको माइनस करो। अच्छा स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 इंटू 2 दूनी 4। ये पहले से 2 दूनी 4 था तो माइनस होगा। अब 2 दूनी 4 तो 1/4 -1, तो ये हो जाएगा माइनस, पहले से इसमें माइनस था, -13.6 इंटू 9 और 4 में से 1 जाएगा तो -3/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 9 इंटू 3/4, सिंपल। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 से जो काटते हैं तो 4 तियाई 12, 3.4 के अराउंड आता है, और 9 तरीक 27 होता है। तो 27 मल्टीप्लाई बाई 3.4 करेंगे तो ये लगभग 30 तियाई 90 के आसपास आ जाना चाहिए। 9 तरीक 27, 9 तरीक 27 इंटू 3.4, मतलब ये लगभग 90 के अराउंड वाला आंसर होगा। 90 के अराउंड एक ही आंसर दिया है, ये वाला। आगे चलेंगे, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ पाल्मर सीरीज। अब लास्ट लाइन ऑफ पाल्मर सीरीज का मतलब होता है कि एन इनिशियल इंफिनिटी है एंड सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब है कि एन इनिशियल इंफिनिटी और एन फाइनल, बाल्मर मतलब 2, और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब है कि एन फाइनल इंफिनिटी और एन इनिशियल, लाइमन के लिए क्या होगा 1। हाँ 1 ही होगा भाई। अब मुझे रेशियो बताना है वेवलेंथ का, तो पहले जो दिया है पहले वो लेंगे। तो बाल्मर के लिए 1/बाल्मर = r इंटू, फाइनली ये 2 पे आ रहा है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर इंफिनिटी है तो 0 हो जाएगा। अरे भाई 1/इंफिनिटी है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा। 1/इंफिनिटी होगा, किसी इंफिनिटी से डिवाइड करोगे एक को तो 0 ही आएगा। अब ये हो जाएगा मेरा r/4, 1 डिवाइडेड बाई बाल्मर, तो यहाँ से बाल्मर क्या हो जाएगा 4/r। और लाइमन के लिए यही सेम चीज़ करेंगे, तो लाइमन के लिए 2 नहीं 1 होगा तो 1/r हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब रेशियो निकाल लो, डिवाइड कर दो लाइमन वाले को इससे, तो 1/r होगा और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो r से r कैंसिल हो जाएगा। कहाँ गया भाई r, अरे r से r कैंसिल, तो 4 बचा, तो रेशियो हमारा 4 आ गया। आगे चलेंगे, रेडबर्ग की वैल्यू दी है तो मुझे वेव नंबर बताना है। वेव नंबर क्या होता है, वो जो वेवलेंथ निकालते हैं ना, वेवलेंथ निकालते हैं ना, तो 1/वेवलेंथ को ही वेव नंबर बोलते हैं। अब लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज,
बाल्मर सीरीज की लास्ट लाइन मतलब एन फाइनल मेरा इन्फिनिटी और एन इनिशियल मेरा 2। क्या मैं कहूँ कि 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर इज इक्वल टू आर ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाई एन फाइनल। ओ माय गॉड, ये मैंने उल्टा लिख दिया यार, एन इनिशियल इन्फिनिटी होगा, एन फाइनल 2 होगा। तो एन फाइनल कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर तो वो 0 हो जाएगा। ये क्या बचेगा, आर डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4, आर की वैल्यू कितनी है 10⁻⁷ और ये इसकी वैल्यू 4 है। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एक को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁷, मतलब ये वाला आंसर। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट में इतनी है, तो एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2, हीलियम है तो z इज इक्वल टू 2। हाँ, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू 2 है, इसकी भी वैल्यू 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -13.6 ही आंसर होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है मेरा रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लाइमन बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब लाइमन के लिए मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, मतलब लैम्बडा मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम। इस चीज़ का लॉजिक तो आपको लास्ट क्लास में बताया ही था। अब एनर्जी मिनिमम कब होगा, जब वो जस्ट सेकंड फ्लोर से आएगा, मतलब ये एन फाइनल मेरा लाइमन बता दिया तो 1 हो गया, और बाल्मर के लिए एन फाइनल मेरा 2 हो गया। अब मुझे चाहिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, तो ये कहाँ से आएगा, ये इसके जस्ट ऊपर से आएगा, और बाल्मर वाला ये इसके जस्ट ऊपर से आएगा, ठीक है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसके लिए क्या लिखूँ, 1 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ ऑफ एल इज इक्वल टू आर इंटू 1 डिवाइडेड बाई एन फाइनल कितना है, पहले तो फाइनल लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस फिर इनिशियल लिखते हैं 2 है तो 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, आर इंटू 1/1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3/4 इंटू आर 1/L। तो यहाँ से वेवलेंथ जो है लाइमन की मैक्सिमम वो हो जाएगी 4/3R, ये इक्वेशन 1 मान लो। बाल्मर के लिए सेम यही चीज़ करेंगे रिपीट, लैम्बडा ऑफ बाल्मर हो जाएगा R इंटू 1 डिवाइडेड बाई, फाइनली 2 दूनी 4, 2 पे आ रहा है, इनिशियली 3 पर था, तो बस इसको माइनस कर दो, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 9 चौके 36 होता है। ये किसकी वैल्यू है 1 अपॉन लैम्बडा बी की, तो अगर मैं सिर्फ लैम्बडा बी की रखूँगा तो उसको पलट दूंगा और ये हो जाएगी 36/5R। ठीक है। अब रेशियो निकालना है, कुछ बताया नहीं है किसके रिस्पेक्टिवली, तो हम जो पहले दिया है उसको लिखेंगे, तो लैम्बडा एल बाई लैम्बडा आर, लैम्बडा एल कितना है 4/3R मल्टीप्लाई बाई 36/5R, तो 5R/36 हो जाएगा, आर से आर कैंसिल होगा, 4 एकम 4, 4 9 36 हो जाएगा, तो 5/27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 ना, तो 5/27 एक में ही है। आगे चलेंगे, थर्ड ऑर्बिट को कंसीडर करना है हीलियम का, नॉन रियलिस्टिक अप्रोच के थ्रू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे दी है, मुझे क्या बताना है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भाई ये सब कांस्टेंट का काम ही नहीं, हमने पहले से ही याद कर रखा है कि 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाई एन। अब ये हीलियम की बात कर रहा है, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हीलियम के लिए 2 हो जाएगी, एन की वैल्यू कौन से ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट, तो सिंपली 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर दिमागी मोर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट नहीं बोला, डायरेक्ट थर्ड ऑर्बिट बोल दिया। तो ये लगभग मेरा कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 एकम 3, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁶, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट, इट एमिट फोटोन लैम्बडा, ठीक है, व्हेन इट जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी होगी। जब ये थर्ड से सेकंड पर जा रहा है, मतलब फाइनली सेकंड पर है, तो यहाँ पर हम 2 दूनी 4 रखेंगे, कहाँ से आ रहा है थर्ड से, 3 त्रिक का 9, तो ये मेरा हो जाएगा R 9 माइनस 4 5R/36, ये किसकी वैल्यू है 1 अपॉन लैम्बडा की, तो लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी 36/5R, इक्वेशन 1 मान लो। तो जब फोर्थ से थर्ड पर आ रहा है तो कुछ दूसरा लैम्बडा मिल रहा होगा, मैं उसको 1 अपॉन लैम्बडा डैश बोल देता हूँ इंटू R, और फोर्थ से थर्ड मतलब फाइनली थर्ड है, तो 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, ये हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचता है भाई
7 7 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 9, 1 अपॉन लैम्बडा डैश की वैल्यू। तो लैम्बडा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 7R। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं एक काम करूँ इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 से। मतलब 16 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 7R मल्टीप्लाई बाई 5R बाई 36। अब इसको काटो, 4 चौक 16, 4 9 36, 4 पचे 20, आर से आर कैंसिल, 9 सते 63। ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है, तो इसको और काटना पड़ेगा। लैम्बडा को इस साइड लेके आएंगे, जब डिवाइड करेंगे तो इस लैम्बडा को इस साइड लेके आएंगे। कैसे काटें, अभी भी तो कटेगा भाई ये। देखो 4 चौक 16, 4 9 36, 3 तिरका 9। अरे सीधा 9 से 9 कट रहा है भाई, 9 से 9 कट रहा है। तो क्या बचेगा, 5 लैम्बडा बाई 7। तो 5 बाई 7 भी तो नहीं है। अबे ढक्कन इंसान, 9 से 9 को काटे तो 4 तो बचा है ना, 4 पचे 20, 20 बटे 7 लैम्बडा, ये मेरा आंसर होगा। मतलब ये वाला। आगे चलेंगे। विच इन द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ रेडियस पॉसिबल ऑफ रेडियस स्टेबल ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहले ही आपको बताया है कि nth वेव में n डी ब्रॉगली वेवलेंथ बनती है, ये रिलेशन 2 पाई आर। तो यहाँ से n की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, n लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। मुझे क्या चाहिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेडियस चाहिए, तो मुझे r चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, रेडियस ऑफ स्टेबल ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम है तो कुछ नहीं बताया है। जब कुछ ना बताए तो n को क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो n की ही वैल्यू बतानी है ना, n की नहीं यार, रेडियस बताना है। तो यहाँ से रेडियस हो जाएगा n लैम्बडा, इसको इस साइड लेके आओ, डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो r इज इक्वल टू n लैम्बडा बाई 2 पाई। तो n लैम्बडा बाई 2 पाई, तो 2 पाई वाला आंसर होगा, 2 पाई वाला आंसर होगा। अब n की वैल्यू यहाँ पर इसने 1 पुट कर दी है, बस। आगे चलो। अब यहाँ पर थोड़ी सी एडिटिंग है, यहाँ पे हमको ये वर्ड एडिट करना था, कंजिकेटिव। एनर्जी ऑफ 3 कंजिकेटिव एनर्जी लेवल L2 L3 L2 L3 L1 ऑफ हाइड्रोजन एटम का इतना 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 है। जब फोटोन L3 से L2 पर जा रहा है, मतलब जब फोटोन L3 से L2 पर आ रहा है, L3 से L1 पे आ रहा है, L1 पे पहले L1 पे आया, फिर जब L2 से L1 पर जा रहा है तो तब की वेवलेंथ बतानी है। अगर ये वाली वेवलेंथ लैम्बडा है तो ये वाली वेवलेंथ कितनी होगी इसके टर्म्स में। मुझे एक बात बताओ, L3 की वैल्यू कितनी दी है इसमें, सिंपली ई नॉट। L2 की वैल्यू कितनी दी है, 4 बाई 9 टाइम्स ऑफ ई नॉट। और L1 की वैल्यू कितनी दी है, ई बाई, अरे यार मेरी स्क्रीन क्यों नहीं ऐसे हो रही है, ई नॉट बाई 4। अब कंजिकेटिव एनर्जी का मतलब क्या होगा, मतलब इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस, मतलब इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस वो कितना होगा। अगर L3 से L1 पर आ रहे हैं तो मुझे लैम्बडा मिल रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि L3 की एनर्जी माइनस L1 की एनर्जी बराबर एच सी बाई लैम्बडा। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। अब L3 की वैल्यू कितनी है, L3 की वैल्यू सिंपली ई नॉट है, L1 की वैल्यू ई नॉट बाई 4 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 3 ई नॉट बाई 4 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन 1। जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो L2 माइनस L1 करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी एच सी बाई, मान लेते हैं एक लैम्बडा डैश है, और यही लैम्बडा डैश हमको यार गुस्सा आ रही है, यही लैम्बडा डैश हमको बतानी है। अब L2 की वैल्यू कितनी है, 4/9 ऑफ ई, हम यहाँ पर पुट कर देंगे 4/9 ऑफ ई नॉट माइनस ई नॉट बाई 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 बचा, 7 ई नॉट, और नीचे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 चौके 36 बराबर एच सी बाई लैम्बडा डैश। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल दिया। अब एक काम करूँ, मैं इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैं इक्वेशंस को डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, एच लैम्बडा बाई एच सी मल्टीप्लाई बाई एच सी बाई लैम्बडा डैश हो जाएगा, एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा, और सी इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ ई नॉट डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ ई नॉट।
ये 3 टाइम्स ऑफ ई नॉट इसमें आया था, ये वाला इसमें आया है। अब इससे इसको कैंसिल करो, 4 एकम 4, 4 नवाई 36, 9 त्रिक 27, ऊपर सिंपली 7 होगा। तो 7/27 इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाई लैम्बडा डैश। तो यहाँ से लैम्बडा डैश की वैल्यू हो जाएगी कितनी, इसको इस साइड लेके गए, इसको इस साइड लेके आए, ये हो जाएगी 27/7 लैम्बडा। तो 27/7 लैम्बडा कहाँ है भाई, ये देखो यहाँ है। अच्छा सवाल था, ऐसा सवाल आपको स्किप करना होता है। अब आप ये बात याद रख लीजिए कि जब हम ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में जाते हैं तो एन की वैल्यू बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वी स्क्वायर के, और वी जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। तो एन बढ़ेगा तो वी घटेगा, वी घटेगा तो वी स्क्वायर घटेगा, वी स्क्वायर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। और बोथ एनर्जी इंक्रीजेस गलत हो गया, पोटेंशियल डिक्रीजेस काइनेटिक इंक्रीजेस ये भी गलत हो गया। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों डिक्रीज होंगी। अब आते हैं पोटेंशियल पर। जब हम हायर स्टेट में जाएंगे तो होता क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी के भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में होती है। तो निगेटिव में कम होने का मतलब बढ़ना होता है। वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है, यहाँ पर नेगेटिव का मतलब नेगेटिव होता है। तो काइनेटिक घटेगी और पोटेंशियल बढ़ेगी, इस बात को ध्यान रखना। वैसे भी अगर काइनेटिक घट रही है तो पोटेंशियल भी तो घटेगी नहीं, वो बढ़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। और टोटल एनर्जी भी मेरी बढ़ेगी। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी का माइनस में होती है, तो माइनस में घटना को ही बढ़ना कहते हैं, इसीलिए। और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी फिक्स ऑर्बिट के लिए, यहाँ पर तो ऑर्बिट बढ़ रहा है, तो टोटल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के। ऑर्बिट बढ़ रहा है तो टोटल एनर्जी घटेगी, गलत, ये माइनस में बढ़ रहा है ना, माइनस होता है -13.6, माइनस में कम होने को बढ़ना कहते हैं जब क्वांटिटी स्केलर हो तब। एनर्जी तो स्केलर ही है, तो बोथ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस आ जाएगा। अगर टोटल एनर्जी होती तो वो भी इंक्रीज होती। अब ये चीज़ देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं जानते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम f1 प्लस f2 कर देते हैं डायरेक्टली, लेकिन वेवलेंथ को हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि E इज इक्वल टू HF होता है, इसलिए ऐसा कर देते हैं। लेकिन E इज इक्वल टू HC बाई लैम्बडा होता है, इसीलिए वेवलेंथ को डायरेक्ट हम ऐड नहीं करते, हम ऐसे ऐड करते हैं, ऐसे। तो जब ऐसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर λ1 λ2 λ3 दिया है, और λ1 पहले के लिए है, λ2 λ3 दूसरे तीसरे के लिए है। तो यहाँ पर λ1 हो जाएगा, यहाँ पर λ2 λ3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो λ2 λ3 ऊपर प्लस होगा, नीचे λ2 λ3 मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइडेड बाई लैम्बडा। लैम्बडा क्या हो जाएगा, λ2 λ3 डिवाइडेड बाई λ2 प्लस λ3, मतलब ये वाला आंसर। और वैसे भी ये डायरेक्ट एडिटिव नेचर का नहीं होगा, तो ये तो आंसर कभी सपने में भी नहीं हो सकता है, ये सपने में भी नहीं हो सकता है, मतलब ये वाला होगा। अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि L1 L2 L3 तीन एनर्जी लेवल थे, और L1 के करस्पॉन्डिंग L1 के करस्पॉन्डिंग कौन था भाई, L1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी E1 होगी, और E1 के करस्पॉन्डिंग λ1 होगा, इसलिए ऐसा हुआ। आगे चलेंगे। अरे यार कैसे यार, आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। देखो ये तीन एनर्जी लेवल है, E1 E2 E3, इसके करस्पॉन्डिंग λ3 है, इसके करस्पॉन्डिंग λ2 है, और इसके करस्पॉन्डिंग λ1 है। तो यहाँ से यहाँ की आने की एनर्जी इन दोनों के बराबर होगी, और इन दोनों को हम डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, तो 1 बाई करके जोड़ेंगे। अब समझ में आया होगा आई थिंक। अब स्पेक्ट्रम लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब जो फॉल होता है ना, फॉल मतलब जो आके इस पर लाइंस गिर रही हैं वो ग्राउंड पर गिरती हैं, तो उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और 1 2 3 यही तीन है जिसपे ग्राउंड स्टेट में आके गिर रहा है ट्रांजिशन। तो 1 2 और 3 जो है वो मेरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, थर्ड वाला। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, जल्दी स्टार्ट करेंगे चैप्टर निकलिए, तब तक के लिए ओके बाय।